Hello everyone, myself Shankar Kumar, Assistant Professor, Civil Engineering Department. Today we discuss about सर्वे इंस्ट्रूमेंट। बेसिक सिविल के क्लास में हम लोग पहला वीडियो डिस्कस करेंगे सर्वे इंस्ट्रूमेंट के बारे में। इसमें आपको सर्वेइंग के दौरान कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट के क्या जानकारी होना चाहिए जनरली, जो जिसका सिविल ब्रांच नहीं है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल है। सिविल वालों को तो ये पता होता है क्योंकि वो सब्जेक्ट ही है। तो बेसिक सिविल जो पढ़ने होते हैं सभी ब्रांच को, तो उसमें आपको ये सर्वे इंस्ट्रूमेंट उसका पहला टॉपिक आता है। और सर्वे इंस्ट्रूमेंट में आपको क्या क्या पढ़ने होते हैं, तो कुछ 13-14 टाइप के इसमें इंस्ट्रूमेंट है, जिसको हमने 14 टाइप में पूरा कैटेगराइज किया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले आता है चेन। देखिए, सर्वे बेसिकली होता है कि इट इज एन आर्ट टू डिटरमाइन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट्स ऑन अबव और बीनीथ द सरफेस बाय मेजरिंग इट्स डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड एलिवेशन। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जिसका भी मेजरमेंट करते हैं उसको हम लोग सर्वेइंग कहते हैं। ठीक है, तो सर्वे में जनरली हमको मेजरमेंट करना होता है। मेजरमेंट करना होता है किसका? किसी भी ग्राउंड का। और मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास में किस किस चीज़ों का मेजरमेंट करते हैं, तो डिस्टेंस का, डायरेक्शन का एंड एलिवेशन का। तो डिस्टेंस मेजर करने के लिए हमारे पास में चेन या टेप होते हैं। डायरेक्शन मेजर करने के लिए हमारे पास में कंपास होता है। ठीक है, थोडोलाइट होते हैं, टोटल स्टेशन होते हैं। एलिवेशन मेजर करने के लिए ऑलरेडी हमारे पास डंपी लेवल, ऑटो लेवल, वाई लेवल, टिल्ट लेवल, ये सब की चीज़ें मौजूद होती हैं। तो मतलब पूरे सर्वेइंग में हमको 3 चीज़ों का मेजरमेंट करना होता है, डिस्टेंस का, डायरेक्शन का और एलिवेशन का। यही तीनों को मेजर करने के लिए हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट आते हैं। तो चेन क्या करेगा? आपका लीनियर मेजरमेंट को मेजर करेगा, मेजरिंग डिस्टेंस विथ चेन और रोप। या तो रोप से या चेन से। रोप तो अब नहीं यूज होता है, चेन भी अब जनरली कम यूज होते हैं, या टेप यूज करता है। इंजीनियरिंग वर्क होता है तो वहाँ पर चेन का यूज हम लोग जरूर करते हैं। मोस्ट एक्यूरेट एंड कॉमन मेथड कॉल्ड चेनिंग, उसको चेनिंग कहते हैं। फॉर वर्क ऑफ ऑर्डिनरी प्रिसीजन चेन इज यूज्ड। ऑर्डिनरी प्रिसीजन के लिए हमको चेन का इस्तेमाल करना होता है, जिसका एक्यूरेसी रिक्वायर्ड होता है। तो ग्रेट एक्यूरेसी अगर चाहिए तो आप उसमें टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। चेन जो होता है, देखिए कितने तरह के होते हैं। चेन बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है मेट्रिक मेट्रिक चेन, और दूसरा होता है नॉन मेट्रिक चेन। नॉन मेट्रिक चेन, मेट्रिक चेन का मतलब हो गया जो मीटर में नापा जाता हो। ये 2 तरह का आएगा, 20 मीटर और 30 मीटर का। नॉन मेट्रिक का मतलब जो मीटर में नहीं नापा जाएगा, फीट में नापा जाएगा। ठीक है, तो एक आएगा 100 फीट का, दूसरा आएगा 66 फीट का, तीसरा आता है 33 फीट का। 100 फीट वाला को इंजीनियरिंग चेन के नाम से जानते हैं, 66 फीट वाला को गंटर चेन के नाम से जानते हैं, 33 फीट वाला को रेवेन्यू चेन के नाम से जानते हैं। तो ये आपको चेन में 3 टाइप ये पढ़ने हैं, और ये जो मेट्रिक चेन है ये एक ही में कंबाइन आता है 20 मीटर और 30 मीटर का। तो इतना आपको चेन के बारे में पढ़ना होगा कि चेन का कौन कौन से टाइप्स होते हैं, और उसमें आपको उसका लेंथ कितना होता है। उसके बाद चेन में जो लिंक होते हैं, चेन जो बनी होती है ये नंबर ऑफ लिंक का कॉम्बिनेशन ऑफ लिंक होते हैं। तो उस लिंक में कितने नंबर ऑफ लिंक आते हैं और उसका लेंथ कितना होता है, ये सब चीज़ें आपको बेसिक रूप से पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले मेट्रिक चेन जो होंगे ये 20 मीटर का होगा या फिर 30 मीटर का होगा। इसमें लिंक जो लगे रहते हैं, चेन में जो लिंक आएंगे वो आपका डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ चेन, उसके अनुसार उसमें लिंक भी रहते हैं। जनरली 10 लिंक के बाद एक उसमें टैली भी लगाए रहते हैं। तो इसमें जो लिंक का टोटल काउंट होगा वो 20 मीटर का अगर है, एक लिंक की लंबाई इसमें 0.2 मीटर यानी 20 सेंटीमीटर का होगा। 1 लिंक की लंबाई किसमें? मेट्रिक चेन में। चाहे वो 20 मीटर का हो, चाहे वो 30 मीटर का हो। अगर ये 20 मीटर का हुआ तो नंबर ऑफ लिंक उसमें हो जाएंगे 100। अगर चेन आपका 30 मीटर का हुआ तो नंबर ऑफ लिंक हो जाएगा उसमें 150। क्यों? क्योंकि एक लिंक की लंबाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में 5 लिंक होंगे, 5 लिंक होंगे। ठीक है, 1 मीटर में। अगर 20 मीटर की बात करें तो 20 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो 20 पाँचे 100, तो 100 लिंक हो जाएगा। अगर हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 पाँचे 150, 150 लिंक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेट्रिक चेन में एक लिंक की लंबाई 20 सेंटीमीटर ही होती है। इतना बात तो आपको पता चली गया। सेकेंड है चेन का जो टाइप्स है, मेट्रिक चेन के बाद आपको आते हैं इसमें नॉन मेट्रिक। नॉन मेट्रिक में आपको 3 तरह के, जैसा कि बताएं, इंजीनियर चेन, गंटर चेन एंड रेवेन्यू चेन। इंजीनियर चेन जो होते हैं 100 फीट का होगा, इसमें 100 लिंक होते हैं, तो प्रत्येक लिंक की लंबाई 1 फीट का होगा। प्रत्येक 10 लिंक के बाद इसमें एक टैली लगा रहता है, जिसको हम लोग टैग के नाम से भी जानते हैं, जो कि बताता है कि यहाँ तक 10 लिंक आपका आ चुका है। दूसरा है आपका गंटर चेन। इसका हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं सर्वेयर चेन के बारे में, जिसका टोटल लेंथ 66 फीट होता है। इसमें भी 100 लिंक होते हैं और एक लिंक की लंबाई 0.66 फीट होता है। इंच में बात करें तो 7.92 इंच होगा। ठीक है,
1 एकड़ में पूछा जाता है 10 स्क्वायर गंटर चेन बराबर 1 एकड़ होगा, ठीक है, ठीक है, या 10 गंटर चेन बराबर 1 फॉरलॉन्ग होगा, 80 गंटर चेन बराबर 1 माइल होगा, ठीक है। तो ये सब डाटा आप याद रखेंगे, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ लिया जाए। एंड द लास्ट वन इज रेवेन्यू चेन, जिसका टोटल लेंथ होता है 33 फीट का। इसमें टोटल 16 लिंक होते हैं। एक लिंक की लंबाई 2 सही 1/16 फीट हो जाता है, ठीक है, 2.06 फीट हो जाता है ये लगभग। तो ये आपका हो गया चेन का टोटल टाइप्स। मैट्रिक चेन 20 मीटर और 30 मीटर का होगा, इंजीनियर चेन 100 फीट का, गंटर चेन 66 फीट का, रेवेन्यू चेन 33 फीट का। सेकेंड इक्विपमेंट बात करते हैं चेन के बाद का। फिर अच्छा चेन देख लेते हैं कैसा है। चेन मतलब कुछ इस टाइप का होता है। ये आपका लिंक कहेगा। एक लिंक कहाँ से कहाँ तक आएगा, देखिए ये जो पार्ट है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, यहाँ से और यहाँ तक के बीच की दूरी को हम लोग कहेंगे वन लिंक। वन लिंक ये कहा जाएगा, जिसमें आपको फर्स्ट लिंक और लास्ट लिंक की लंबाई छोटी होती है विथ रिस्पेक्ट टू ऑल इंटरमीडिएट लिंक, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका जो काउंट करते हैं लेंथ हम लोग हैंडल के आउटसाइड से काउंट करते हैं। इसमें आ जाएगा वन लिंक, यानी कि हैंडल का लेंथ इसमें इंक्लूड रहता है पहला और आखिरी लिंक के लेंथ में। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये सब, इसको हम लोग टैली कहा जाता है। प्रत्येक 10 लिंक के बाद एक टैली यहाँ पर दिया जाता है। तो यहाँ पर 100 लिंक का ये चेन है। 100 लिंक का मतलब या तो इंजीनियर चेन हो सकता है या तो गंटर चेन हो सकता है। अगर चेन का लिंक का लंबाई 0.66 फीट है तब ये गंटर चेन है। अगर एक लिंक एक फीट के बराबर है तब ये हमारा इंजीनियर चेन होता है। बात करते हैं इसमें टैली का। टैली देखिए कुछ इस प्रकार का होगा। अगर शुरुआत के 10 लिंक पे रहेगा टैली तो यहाँ पर आपका एक एक ऐसा फूल बना हुआ मिलेगा। 2 फूल बना हुआ है मतलब ये 2 टिप दिख रहा है, एक और एक 2 टिप दिखा, इसका मतलब 20वां लिंक पर है, ठीक है। या तो दोनों सिरों से 10 लिंक पे होगा और लास्ट सिरे से भी 10 लिंक पर ऐसा होगा। ये दोनों सिरों से 20 लिंक पर आएगा। इसमें देखिए कितना टिप बना हुआ है, 1 2 3 3 टिप बना हुआ, मतलब शुरू से 30 लिंक के बाद ये दिया हुआ है। ये भी 3 नहीं, यहाँ पर 4 होगा। यहाँ पर इस तरह का ये 4 आना चाहिए। हाँ ये 4 होगा यहाँ से। तो 1 2 3 एंड 4, टोटल 4 आएंगे तो मतलब ये 40 लिंक पर होगा। और जैसे ही 50वां लिंक होगा सेंटर पर होगा तो वहाँ पर ये सर्कुलर आ जाता है, ठीक है। तो ये डायमेंशन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहते हैं तो याद रख सकते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर हमने ये नहीं देखा कि ये पूछा जाता है, बस ये पूछा जाता है टैली कितने लिंक पर लगाए जाते हैं और इनका काम क्या होता है। इनका काम होता है लिंक को एक एक करके हम गिने नहीं। मान लीजिए हम 40 लिंक गिने और हम भूल गए कि 40 गिने हैं कि 42 गिने हुए हैं, तो इसलिए आपका इंडिकेशन रहता है 40 गिनने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। अगर 3 फूल वाला दिख रहा है, 3 टिप दिख रहे हैं तो मतलब यहाँ पर 30 लिंक हो गए, तो इसलिए आपको लिंक ये प्रोवाइड किया जाता है। सेकंड है टेप। चेन के बाद हमारा टेप आता है। टेप जो होते हैं सर्वे में 4 तरह के यूज किए जाते हैं। पहला टेप होते हैं क्लॉथ या लाइनन टेप। जनरली यह टेप जो होते हैं आपको ऑफसेट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और ये वार्निश स्टिफाइड है ओवन लाइनन 12 से 16 में व्हाइट के होते हैं। इट इज अटैच टू स्पिंडल इन ए लेदर केस इनटू इट इज बाउंड। जनरली आप मान लीजिए टेप हम बता रहे हैं आपको कैसे। एक होता है दर्जी जो कि यूज करता है, वो क्लॉथ या लाइनन टेप की कैटेगरी में आएगा। दूसरा टेप होगा जो कारपेंटर यूज करते हैं, जो कि आपका 5 में जो स्टील बॉक्स में आपको मिलता है, प्लास्टिक में भी मिलता है, तो वो आपका आता है स्टील टेप। मेटेलिक टेप मतलब कि जो आप देखते हैं प्लास्टिक के बॉक्स में सर्कल में लपेटे हुए रहते हैं, वो आपका मेटेलिक टेप हो जाता है। जनरली क्लॉथ टेप में अगर हम क्लॉथ के जगह पर अगर लोहे का तार यूज कर देते हैं तो वो मेटल में बन जाता है। और चौथा होता है आपका इन्वार टेप, जो कि आपका इन्वार मतलब कि सबसे अच्छा टेप होता है और ये मिक्सिंग ऑफ स्टील और निकल का होता है। तो क्लॉथ टेप सबसे रोस्ट होता है और इन्वार टेप सबसे गुड क्वालिटी का होता है। सेकंड है आपका क्लॉथ टेप जो होता है 10 मीटर। इसका लेंथ जो है वेरी करता है, जितना लेंथ में हमको चाहिए उतना में ये मिल सकता है मार्केट में। मेटेलिक टेप जो होते हैं ये क्लॉथ टेप से ज़्यादा बेटर होते हैं, ये बेटर होते हैं उससे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको क्लॉथ के बजाय में कि लोहे का तार, ठीक है, मेटल यूज किया जाता है, वही मेटल के नाम से इसको मेटेलिक टेप नाम इसका पड़ा हुआ है। तो जो कपड़ा है, जो कपड़ा की जगह अगर लोहे का तार यूज किया जाए तो उसकी ड्यूरेबिलिटी वैसे ही बढ़ जाती है। तो ये टेप भी वेरियस लेंथ में अवेलेबल होते हैं, जैसा हमको ज़रूरत होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ग्रेट एक्यूरेसी के लिए सब यूज नहीं किया जाते हैं। ग्रेट एक्यूरेसी के लिए हम आगे बताएंगे इन्वार टेप, उसके बारे में उसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट है स्टील टेप। स्टील टेप का मतलब ये स्टील रिबन से बने होते हैं, जैसा कि कारपेंटर जो यूज करते हैं। तो आउटर एंड ऑफ टेप इज प्रोवाइडेड विथ रिंग, और रिंग के साथ में प्रोवाइड किए जाते हैं इसमें। और 5 10 मीटर 20 30 50 मीटर में ये अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो ये आपके थे 3 टाइप के टेप। और चौथे आते हैं इसमें आपको इन्वार टेप, जो कि सबसे हाई क्वालिटी के होते हैं।
बेस लाइन मेजरमेंट में इसको यूज किया जाता है। बेस लाइन मेजरमेंट जो मैं वर्ड लिख रहा हूँ ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछा जाता है। हाई एक्यूरेसी के लिए यूज किए जाते हैं। उसके बाद कहते हैं आपका ट्रैंगुलेशन में ये यूज किए जाते हैं। तो मतलब कहा जाए कि सबसे बेस्ट क्वालिटी का टेप कहा जाए, बेस्ट क्वालिटी कह लें या हाई एक्यूरेसी कह लें, बेस लाइन मेजरमेंट के लिए, ट्रेंगुलेशन के लिए, इस सब में इसका यूज होता है। उसके बाद से एक चीज़ें पूछी जाती है कि इन्वार टेप किसका बना होता है, तो निकेल एंड स्टील का 36% निकेल एंड 64% स्टील होता है। ये अलॉय होने के कारण इसमें कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की वैल्यू बहुत ही कम होता है, जिसके वजह से ये टेम्परेचर पड़ने पर भी ये आगे फैलते नहीं है। बाकी जो भी टेप है उसमें खिंचाव आ जाता है तो लेंथ उनका वेरी कर जाता है, लेकिन इसमें नहीं होता है ऐसा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप इसका की पॉइंट्स है, इसमें आप याद रखेंगे। ये वेरी कॉस्टली होता है, तो इसका हम लोग ग्रेटेस्ट केयर के साथ इसको यूज करना होता है। ऑर्डिनरी वर्क के लिए इसको यूज नहीं करते हैं। तो हो सकता है आपसे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे कि ऑर्डिनरी वर्क के लिए कौन सा टेप का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो हो जाता है इन्वार टेप। तो पहला था चेन, दूसरा था टेप, तीसरा हम लोग देते हैं एरो के बारे में। एरो का मतलब होता है कि एक ऐसा इक्विपमेंट जो कि हमको टेम्पोररी पॉइंट्स को लोकेट करने के लिए यूज होता है। कुछ इस तरह का ये दिखता है। ये जो वायर होता है 4 mm डायमीटर का ये वायर रहता है, गैल्वेनाइज्ड आयरन होता है, और ये इसका टिप जो होता है 15 mm का होता है, टोटल लेंथ 400 प्लस माइनस 5 mm का। इस एरो का जो डायमीटर होता है वो 50 mm का होता है। ठीक है, इसके लिए हमको जो यूज करना होता है, इसमें IS कोड होता है 1842-1901। इसका लेंथ है 40 सेंटीमीटर, यानी कि 400 mm में अगर लिखे तो 400 mm प्लस माइनस 5 mm इसके, क्योंकि ये जो टिप है इसका कभी 10 mm कहीं 15 mm यूज किया जाता है। तो इस टाइप को हम लोग कहा जाता है, क्या इसको एरो कहते हैं। टेम्पोररी पॉइंट को लोकेट करने के लिए इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वन इज पेग। पेग मतलब टेम्पोररी पॉइंट को तो इंडिकेट कर रहे हैं, परमानेंट पॉइंट को किससे इंडिकेट करेंगे, तो जो लकड़ी का खूंटा होता है जिसे गाय भैंस बांधते हैं, उसी प्रकार का देखने में एक ऐसा होता है, लकड़ी का स्ट्रक्चर होता है जिसका हाइट 15.5 सेंटीमीटर का होता है। इससे ज़्यादा या कम भी बहुत वेरिएशन नहीं होता है, लेकिन एक स्टैंडर्ड साइज होता है 15 सेंटीमीटर का। जो इसका एरिया होता है ऊपर का टॉप का 2.5 टू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का, ये टोटल ये रेक्टेंगल वाला एरिया होता है। इसको हम लोग परमानेंट लोकेशन के लिए इसलिए यूज करते हैं कि कहीं पर सर्वे वर्क के लिए हम आज दिन में काम किए और ख़त्म नहीं हुआ एक दिन में, कल हमको फिर से काम शुरू करना है, स्टेशन को लोकेट करना होगा, तो यही इसी को हम लोग ढूंढते हैं कहाँ पर हमने काम शुरू किया था, कहाँ हमारा स्टेशन है। ठीक है, अगर हम एरो गाड़ के रखेंगे तो हो सकता है कोई उसको निकाल के ले जाए, क्योंकि इजिली रिमूवेबल होता है। इसको विद द हेल्प ऑफ हैमर हम इसको ग्राउंड में इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा इंसर्ट होने के चलते ये इजिली रिमूवेबल नहीं होता। कोई अगर ले भी जाना चाहे तो उसको थोड़ा सा परेशानी होगा, इसलिए लोग इसको ले जा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यही सब चीज़ें इसमें हमने लिखा हुआ है। ये सॉलिड वुड के बने होते हैं, जिसका हेड स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप में भी होते हैं। ठीक है, शार्प्ड होंगे, और इसका जो साइज होगा कुछ इस तरह का आपका साइज होगा, 2.5 x 2.5 सेंटीमीटर का, 3 x 3 सेंटीमीटर का भी होगा। लेंथ होगा 15 सेंटीमीटर का, तो 15 से 16 में ये वेरी करता है। ठीक है, तो इस तरह का हम लोग यूज करते हैं परमानेंट पॉइंट को लोकेट करने के लिए। नेक्स्ट वन है रेंजिंग रॉड। रेंजिंग रॉड जो होता है 2 से 3 मीटर लेंथ का होता है, और इसमें जो होंगे 1 एंड 15 सेंटीमीटर का होगा, तो अलाउ टू बी प्लेस इन द ग्राउंड में प्लेस करने के लिए। ठीक है, 15 mm तक का, एंड ए लॉन्ग आयरन शोक ऑफ शेप इज वन, यानी कि कुछ इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनता है आपका। देखिए, इसको कहेंगे हम लोग रेंजिंग रॉड। 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर नहीं आएगा, कम रहेगा ये वैल्यू, 15 सेंटीमीटर का इसका टिप नहीं रहेगा। 5 टू 10 सेंटीमीटर रहेंगे। ठीक है, और टोटल हाइट जो होगा ये 2 से 3 मीटर में भी अवेलेबल होते हैं, 3 से 4 मीटर में भी अवेलेबल होते हैं। इसका जो ये डाया होता है, ये 3 सेंटीमीटर का टोटल डाया होता है, यानी कि ये सर्कुलर शेप में होता है। ये 2 कलर में अवेलेबल होते हैं, ब्लैक और रेड में अवेलेबल होते हैं, या फिर व्हाइट और रेड में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, ब्लैक और रेड, ये मतलब कि ये जो आप देख रहे हैं या तो ब्लैक रहेगा या फिर ये रेड रहेगा, और व्हाइट वाला पार्ट रहेगा। येलो में भी आएंगे, येलो और ब्लैक का भी कॉम्बिनेशन रहेगा। ठीक है, रेड जनरली इसलिए हम लोग रखते हैं क्योंकि ये रेड कलर की जो विजिबिलिटी होती है, वेवलेंथ ज़्यादा होने के कारण इसकी विजिबिलिटी दूर तक देखने को मिलती है, इसलिए हमको रेड का कॉम्बिनेशन इसमें रखना ज़्यादा बेटर होता है। ये होता है आपका रेंजिंग रॉड। इसमें फ्लैग भी लगे हो सकते हैं,
फ्लैग भी लगे होते हैं क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस पर अगर होगा 3 किलोमीटर दूर अगर रेंजिंग रोड लगा होगा तो दूर से हमें आइडेंटिफाई हो सके, इसलिए इसमें फ्लैग भी लगाते हैं। दूसरा आता है ऑफसेट रोड। ऑफसेट रोड भी रेंजिंग रोड की तरह ही होता है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ों को छोड़कर क्या, तो इसमें एक ग्रूव लगा होता है, ये इसको ग्रूव कहते हैं। ऊपर में ग्रूव रहता है, इसके बाद एक इसमें नैरो स्लिट रहता है जिसे हम आर पार देख सकते हैं। ऑफसेट मेजर किया जा सकता है इससे। इस ग्रुप का काम क्या है कि चेन को इसमें फंसा करके ड्रैग करके ले जा सकते हैं हम लोग, जो कि ये चीज़ें यहाँ पर रेंजिंग रोड में नहीं होता है। और इसका लेंथ भी 2 से 3 मीटर तक में अवेलेबल होते हैं। यहाँ पर भी ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन रहेगा या फिर रेड और वाइट का कॉम्बिनेशन ये भी आता है। ठीक है, इसमें भी एक शू रहेगा जो कि ग्राउंड में इजिली प्लेस होने के लिए रहे, और इसमें एक नैरो स्लिट एक्स्ट्रा रहता है। इसमें फ्लैग नहीं होता, इसमें फ्लैग नहीं होता क्योंकि फ्लैग अगर रहेगा तो ये दोनों का काम इसमें ढक जाएगा। तो ऑफसेट रोड में फ्लैग नहीं होता, बाकी हमारा रेंजिंग रोड में फ्लैग होते हैं। नेक्स्ट है हमारा 7 हैमर। हैमर का यूज क्यों करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने जो आपको बताया कि जो पेग को इंसर्ट करते हैं उसमें हम लोग हैमरिंग करेंगे, तो यहाँ पर हैमर यानी कि इसको मैलेट कहते हैं, वुडन हैमर को हम लोग मैलेट के नाम से जानते हैं, तो इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वन इज प्लम बॉब। प्लम बॉब जो कि आपका वर्टिकल पॉइंट को इंडिकेट करने के लिए होता है, सेंटरिंग करने में काम आता है, इसको हम लोग प्लम बॉब कहेंगे, जो कि आप जनरली घरों में देखते होंगे, जो मिस्त्री घर बनाता है जिसको साहुल कहते हैं वो यूज इसको करता है। तो सर्वेइंग में हम लोग इसको साहुल नहीं कहेंगे, हम लोग कहेंगे इसको क्या, प्लम बॉब। और प्लम बॉब का यूज करेंगे किसके लिए, तो सेंटरिंग के लिए कहेंगे। ठीक है, ये यूज होगा आपका हैमरिंग के लिए, ये यूज होगा आपका सेंटरिंग के लिए। नेक्स्ट वन इज क्रॉस स्टाफ। क्रॉस स्टाफ का काम क्या होता है, टू सेट 90 डिग्री एंगल। 90 डिग्री एंगल या परपेंडिकुलर ऑफसेट कैरी करने के लिए हम करते हैं। जैसे कोई एक सीधी लाइन है, इस लाइन के परपेंडिकुलर दूसरा लाइन हमें इस पॉइंट से बनाना है। हम चाहते हैं ए से बी को तो देख रहे हैं, हम चाहते हैं कि सी से यहाँ डी को भी देखें, ऐसा हम कोई पॉइंट बनाएं। तो ऐसा बिल्कुल 90 डिग्री बने, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बने, इसके लिए हमको क्या करना होता है, ऑफसेट लेना होता है, जो कि क्रॉस स्टाफ करता है। वो क्रॉस स्टाफ कुछ इस तरह का आपका दिखेगा। ये 3 तरह के होंगे, ओपन क्रॉस स्टाफ, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ और एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ। 3 तरह के थे ये आएंगे ओपन आपके। ओपन करने का मतलब कुछ इस तरह का इसका डायग्राम आता है, ओपन क्रॉस स्टाफ। देखिए ये कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा। इसमें 2 जगह से आई साइट रहता है, 2 जगह से ऑब्जेक्ट साइट रहती है, यानी कि जो ये आप लेंथ में देख रहे हैं इसमें कुछ इस प्रकार का रहता है। एक साइड में कुछ ऐसा स्लिट बना रहेगा जिसमें आपको एक हॉर्स शेयर बना रहेगा, और दूसरे साइड में इसमें दूसरे साइड में आपको जो रहेगा वहाँ पर आपको नैरो स्लिट बना रहेगा, होल, जो कि इसमें से हम लोग देखते हैं। जो सामने का रॉड रहेगा वो इस धागे से प्रॉपर ओवरलैप करना चाहिए, और ऐसे ही ये पूरा एक लाइन में ऐसा कॉम्बिनेशन रहता है ये दोनों का, और दूसरे लाइन में भी ऐसा कॉम्बिनेशन रहता है इन दोनों का ही। तो एक व्यक्ति यहाँ से देखेगा, एक व्यक्ति यहाँ से देखेगा, यहाँ से देखने वाला व्यक्ति इस लाइन को सीधा करेगा और यहाँ से देखने वाला व्यक्ति इस लाइन को सीधा करेगा। तो इस तरह से हमारा इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल सेट हो जाता है। तो ये होता है हमारा क्रॉस स्टाफ, जो कि ओपन क्रॉस स्टाफ होता है क्योंकि ये ओपन है। फ्रेंच का मतलब होता है कि फ्रेंच यानी कि ये ऑलरेडी इसमें मिरर लगे होते हैं, इसमें मिरर लगे होते हैं, और मिरर जो होते हैं ये 45 डिग्री एंगल पर एक दूसरे से लगे हो रहते हैं। ये आपका नैरो स्लिट है, ये आपका मिरर होता है, इसमें 45 डिग्री पर एक दूसरे से ये मिरर इसमें जुड़े हुए रहते हैं, जिसके हेल्प से हम लोग सामने देख पाते हैं। इसको एडजस्ट करने के लिए क्या करते हैं, इसमें एक यहाँ पर कैप बना होता है, इस कैप को इसी प्रकार के रॉड में हम लोग फिक्स करते हैं, और फिक्स करने के बाद देखेंगे तो हमें 2 मिरर दिखेगा, एक ये मिरर रहेगा, एक इसके 45 डिग्री पर दूसरे साइड में लगा रहेगा वो मिरर। तो सामने वाला जब हमको रॉड दिखेगा तो हमको यहाँ पर 2 तरह का यहाँ पर क्रिएट होता है। जो पहला आपको दिखेगा जो कि आपका 90 डिग्री एंगल पर ऑलरेडी है, हम चाहते हैं कि इसके दूसरे साइड में हमारा 90 डिग्री बने, तो इसके नीचे दूसरा फ्लैग को बिल्कुल भी प्लेस होना चाहिए, तभी हमको क्या लगेगा कि एक लाइन दूसरे लाइन के बिल्कुल भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, जैसे इस पॉइंट पर हम खड़े हैं, इस पॉइंट पर हम खड़े हैं तो सबसे पहले हमको सामने वाला फ्लैग दिखेगा, और ये फ्लैग बिल्कुल दूसरे के नीचे आए, अगर बिल्कुल दूसरे के नीचे आ रहा है तो मतलब ये फ्लैग हमारा इस साइड में कहीं पर होगा, जो कि करेक्ट पोजीशन बताएगा कि इससे ये 90 डिग्री पर है। अगर ये बिल्कुल इसके नीचे नहीं आ रहा है तो उसको हम लोग हैंड से उसको इंडिकेट करेंगे, डायरेक्ट करेंगे कि ये मूव करे, लेफ्ट साइड में मूव करे राइट साइड में, ताकि वो एक फ्लैग दूसरे फ्लैग के नीचे ये दिखे हमें, या एक रॉड दूसरे रॉड के नीचे बिल्कुल भी दिखे। तब हमको क्या मानना पड़ेगा कि आपका हमारा 90 डिग्री एंगल यहाँ पर सेट हो चुका है। तो ये होता है आपका फ्रेंच क्रॉस स्टाफ में। एंड थर्ड वन इज एडजस्टेबल। तो एडजस्टेबल में आपका एक इसमें स्क्रू रहता है, इस टाइप का स्क्रू रहता है, यहाँ पर ये स्क्रू रहता है जिसके हेल्प से ये तो इसका ये फिक्सिंग पॉइंट है जो कि पोल में इसको हम लोग फिक्स करते हैं, और इस स्क्रू के हेल्प से इसको हम लोग एडजस्ट करते हैं, खुद को एडजस्ट करते हैं कि जो सामने रॉड है, जो ये लाइन है, इस लाइन पर हम खड़े होकर के
खुद से एडजस्ट करेंगे कि हमको इस डायरेक्शन में 90 डिग्री बनाना है कि इस डायरेक्शन बनाना है, खुद से एडजस्ट करेंगे और अपने एंगल देखेंगे कि कहाँ से यह लाइन हमारा बिल्कुल भी इसके परपेंडिकुलर बन रहा है। तो इस तरह के हम लोग क्रॉस स्टाफ को बोलेंगे एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ। ठीक है, तो ये थे आपके क्रॉस स्टाफ के टाइप्स में। नेक्स्ट वन इज 10th नंबर है कंपास। कंपास क्या होता है? कंपास यूज करते हैं हम लोग डायरेक्शन को मेजर करने के लिए, जिसमें दो तरह के जनरली कंपास होंगे, एक होगा प्रिज्मेटिक कंपास, दूसरा आएगा आपका सर्वेयर कंपास। प्रिज्मेटिक कंपास जो होगा 8 से 12 सेंटीमीटर डायमीटर का एक मेटल बॉक्स में अरेंजमेंट होता है। किसका अरेंजमेंट होता है? तो इस तरह का कुछ अरेंजमेंट होता है। इस ये मेटेलिक बॉक्स है, जो ये ब्लैक कलर का आप देख रहे हैं, ये मेटेलिक बॉक्स होता है जिसमें ऊपर से ट्रांसपेरेंट ग्लास रहता है। ठीक है, जिससे हम लोग सब कुछ देख सकते हैं अंदर में क्या है। तो क्या रहेगा? एक ग्रेजुएटेड रिंग रहेगा। ये जो इसमें आप डायल किया हुआ देख रहे हैं नंबर, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, अंकित किया हुआ, ये ग्रेजुएटेड रिंग होता है अल्युमिनियम का। देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं ग्रेजुएटेड रिंग, किसका होता है? तो अल्युमिनियम का होता है। ठीक है, ऊपर से क्या रहता है? ट्रांसपेरेंट ग्लास कवर रहता है। उसके बाद प्रिज्मेटिक कंपास कहने का मतलब इसमें क्या रहता है? ये प्रिज्म रहेगा। यहाँ पर प्रिज्म क्या करेगा? चीजों को रिफ्लेक्ट करता है। जो हम यहाँ पर एंगल देखते हैं वो हमें यहाँ पर सीधा करके दिखाता है। ये हमारा आई सेट, आई होल रहता है, आई स्लिट रहता है। इस स्लिट में से, ये जो नैरो स्लिट यहाँ बना रहता है, इस स्लिट में से सामने ये जो आपका ऑब्जेक्ट व्यू जो दे रखा है, ठीक है, इसमें एक हेयर रहता है जिसको हॉर्स हेयर कहते हैं। सामने लगे हुए रॉड को ये हेयर बिल्कुल भी ओवरलैप करना चाहिए, और जिस लाइन पर ये ओवरलैप करेगा वह रीडिंग हम यहाँ से कंपास के थ्रू, ये प्रिज्म के थ्रू यहाँ पर जो रीडिंग रहेगा उसको हम लोग रीड करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे प्रिज्मेटिक कंपास। जनरली प्रिज्मेटिक कंपास क्या होता है कि ये कॉम्बिनेशन होता है किसका? एक मेटेलिक बॉक्स में जिसका 8 से 12 सेंटीमीटर का डायमीटर होता है। किसका किसका कॉम्बिनेशन होगा? तो एक ग्रेजुएटेड रिंग होगा, ये मैग्नेटिक निडल होगा, ठीक है, एक गेट कैप होगा, इसमें एक राइडर भी लगे रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक आपका मिरर रहेगा जो कि एडजस्ट करने के लिए रहेगा, कि जो मिरर आपका रीडिंग देखने में हेल्प करता है। ब्रेक पिन, लिफ्टिंग पिन यहाँ पर मौजूद होते हैं। ठीक है, ये हिंज मौजूद होता है। जब कंपास का वर्क हो जाता है तब इस जो ऑब्जेक्ट पीस है इसको हम लोग डाउन कर देते हैं, ताकि ताकि इसका मैग्नेटिज्म लूज ना हो। किसका मैग्नेटिज्म? ये जो आपका इसमें निडल जो लगा रहता है, ये मैग्नेटिक निडल रहता है। जब भी ये, चूंकि ये आयरन का रहता है, लोहे का रहता है, जब कंपास का यूज नहीं है तो इसको हम लोग डाउन कर देते हैं और बॉक्स को बंद कर देते हैं। ऐसा करते ही ये जो निडल है उसमें लिफ्टिंग पिन जो रहेगा उसको ऊपर में टच करा देता है, जिसके वजह से इसका मैग्नेटिज्म लूज होने से बच जाता है। ठीक है, तो इस तरह के हम लोग कॉम्बिनेशन को क्या कहेंगे? प्रिज्मेटिक कंपास। एक लाइन में अगर बोलना चाहे तो प्रिज्मेटिक कंपास मतलब ऐसा कंपास जिसमें प्रिज्म लगा हो और जिसमें आपका ग्रेजुएटेड रिंग कंपास बॉक्स से जुड़ा हुआ नहीं रहता है। ठीक है, प्रिज्म के डायमेट्रिकली ऑपोजिट में हमको ऑब्जेक्ट वेन मिलता है, जो हिंज रहता है बॉक्स साइड से कैरिंग हॉर्स एयर, वो हॉर्स एयर कैरी किया रहता है। ये जो पतला सा बीच में धागा देख रहे हैं ये हॉर्स एयर होता है। व्हेन द लाइन ऑफ साइट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स लाइन, द मैग्नेटिक नीडल पॉइंट टुवर्ड द डायरेक्शन। मतलब जिस डायरेक्शन को, मान लीजिए सामने आपका कोई रॉड है, आपने उसको बाइसेक्ट किया, बिल्कुल भी इसके सामने दिख रहा है, ठीक है, आपने वो रीडिंग जो पढ़ा, वो मैग्नेटिक नीडल उसका डायरेक्शन बताती है। ठीक है, और इसमें जो रीडिंग हम लोग मेजर करते हैं किस में करते हैं? होल सर्कल बियरिंग में। और हमेशा हमेशा डायरेक्शन का मेजरमेंट किस में करेंगे? तो नॉर्थ साइड से, हमेशा नॉर्थ साइड से। जैसे आपका ये क्वाड्रेंट है, ऊपर में नॉर्थ होगा, यहाँ साउथ, यहाँ पर ईस्ट और वेस्ट, तो हमेशा मेजरमेंट कहाँ करेंगे? नॉर्थ से। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग क्या करेंगे? इसका मेजरमेंट करेंगे, जो कि कहते हैं होल सर्कल बियरिंग। होल मतलब पूरा, सर्कल मतलब सर्कुलर शेप, बियरिंग मतलब एंगल। बियरिंग का मतलब हो गया एंगल। ठीक है, तो एंगल का मेजरमेंट हम लोग इसमें करेंगे पूरे सर्कुलर में। और कैसे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, नॉर्थ से ईस्ट, ईस्ट से साउथ, साउथ से वेस्ट, इस तरह साउथ से फिर नॉर्थ में जाएंगे। तो ये होता है पूरा आपका प्रिज्मेटिक कंपास। इस पर डिटेल्स वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। और इसके बारे में डिटेल्स वीडियो भी हमारे चैनल पर मौजूद है, सिविल समझ पे, आप इस पर जा करके उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका प्रिज्मेटिक कंपास। नेक्स्ट वन है सर्वेयर कंपास। सर्वेयर कंपास अनदर टाइप है प्रिज्मेटिक कंपास का, जिसमें जिसमें आपको प्रिज्म तो नहीं लग रहते हैं, लेकिन एक साइड पर आई वेन और दूसरे साइड पर ऑब्जेक्ट वेन या गाइड वेन आपको लगे रहते हैं। आई वेन में नैरो स्लिट रहेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट वेन में आपको हॉर्स हेयर देखने को मिलता है। इसमें एक बबल ट्यूब भी रहता है, आपको मैग्नेटिक नीडल भी रहेगा, ग्रेजुएटेड रिंग यहाँ भी रहेगा, लेकिन ग्रेजुएटेड रिंग यहाँ कंपास बॉक्स से अटैच रहता है। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आपको मैग्नेटिक नीडल जो है फ्री रहेगा, ग्रेजुएटेड रिंग से जुड़ा हुआ नहीं रहता है,
लेकिन प्रिज्मेटिक में वो ग्रेजुएटेड रिंग से जुड़ा रहता है, लेकिन वो कंपास के साथ में अटैच नहीं रहता है। यहाँ पर एंगल का डायरेक्शन नॉर्थ से भी यूज करते हैं, साउथ से भी यूज करेंगे, क्लॉकवाइज में भी करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज में भी करते हैं। तो मतलब ये डायरेक्शन इस तरह से भी यूज होता है, इस तरह से भी हम लोग मेजर करते हैं। जैसे इसका डायरेक्शन नॉर्थ से ईस्ट के बीच में होगा, उसके बाद साउथ से ईस्ट के बीच में होगा, सिमिलरली नॉर्थ से वेस्ट के बीच में होगा, और साउथ से वेस्ट के बीच में भी मेजरमेंट हम लोग करते हैं। लेकिन एक इसमें दिक्कत क्या आती है कि आपको 0 से 90 डिग्री तक ही आपका एंगल का मेजरमेंट होगा, क्योंकि 4 क्वाड्रेंट है और क्वाड्रेंट में मैक्सिमम वैल्यू एंगल का जो जाता है वो 90 डिग्री तक ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर पूछता है, मान लीजिए नॉर्थ 95 डिग्री ईस्ट अगर दिया है, पूछेगा कि क्या हमने करेक्ट लिखा हुआ है, तो आपका आंसर नो होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम एंगल यहाँ पर 90 डिग्री ही होना चाहिए। अगर लिखा होगा ईस्ट 80 डिग्री, ईस्ट 80 डिग्री, साउथ लिखा होगा इस तरह से, फिर भी आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हम लोग ईस्ट से मेजरमेंट कभी नहीं करते हैं। क्यों? कैसे करेंगे? नॉर्थ से करेंगे या तो साउथ से करेंगे। तो नॉर्थ से साउथ से होगा, नॉर्थ से और साउथ से होगा, चाहे तो ईस्ट डायरेक्शन में चाहे तो वेस्ट डायरेक्शन में। तो इस तरह से चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी होगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जा सकता है। यहाँ भी जो मेटेलिक बॉक्स होगा 8 से 10 सेंटीमीटर तक का होगा, इसमें भी एक स्क्रू रहता है, यहाँ से हम लोग ट्राइपॉड स्टैंड पर इसको भी हम लोग फिक्स करते हैं। तो ये थे आपके कंपास के बारे में। नेक्स्ट है डंपी लेवल। डंपी लेवल क्या होता है कि आपको लेवलिंग में यानी कि एलिवेशन मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, और ये मोस्ट कॉमनली यूज होता है इंस्ट्रूमेंट लेवलिंग के पर्पज के लिए। इन दिस लेवल द टेलीस्कोप इज रेस्ट्रिक्टेड अगेंस्ट मूवमेंट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड टेलीस्कोप फिक्स इट सपोर्ट, यानी कि कुछ इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम लोग डंपी लेवल के नाम से जानते हैं। इसमें एक टेलीस्कोप होता है, इसका नाम है टेलीस्कोप। इसमें 2-3 पार्ट्स होते हैं टेलीस्कोप का। इसको आईवेन कहा जाता है, इसको डायफ्राम कहते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट ग्लास होता है। नीचे आपका ट्राइवेट होता है, ये ट्राइब्रेच होगा, फुट स्क्रू होंगे। ठीक है, यानी कि कुछ इस तरह का आपका ये डायग्राम रहेगा। ठीक है, ये आईपीस होगा, डायफ्राम होगा, फोक्सिंग स्क्रू होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल बबल टिप होगा, ये क्रॉस बबल होगा, फिर ये शेड यानी कि टोटली आपका ऑब्जेक्ट ग्लास होता है, ये आपका फुट स्क्रू होगा, ट्राइपॉड स्टैंड के बाद आपका आएगा ट्राई ब्रेच, और लोअर वाला का ट्राई वेट के नाम से जानते हैं इसको, हमारा लेवलिंग हेड असेंबली, जिसको हम लोग ट्राई वेट के नाम से जानते हैं। तो ऐसा अरेंजमेंट हमको डंपी लेवल के नाम से जाना जाता है, जिसका यूज हम लोग किस में करते हैं? लेवलिंग में। और लेवलिंग में क्या कैलकुलेट किया जाता है? तो हम लोग उसका हाइट, किसका हाइट कैलकुलेट करेंगे? तो जो आपका वर्टिकल हाइट है, यानी कि कोई भी चीज़ हमसे कितना ऊपर है या कितना नीचे है, इस चीज़ का मेजरमेंट हम लोग करते हैं डंपी लेवल से। इसको मेजर करने के लिए हमारे पास में एक और चीज़ आती है। मुख्य रूप से ये पार्ट याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस, डायफ्राम और इसके आईपीस। आईपीस मतलब ये जहाँ से हम लोग देखते हैं, ऑब्जेक्ट क्लास मतलब जहाँ से चीज़ों को, दूर के चीज़ों को हम लोग मैग्नीफाई करते हैं, इसमें लेंस लगा हुआ रहता है। यहाँ पर आँख लगाएंगे, आँख लगा के इसको हम लोग देखेंगे, और यहाँ से रीडिंग को हम लोग पढ़ते हैं। किस स्केल से पढ़ेंगे? तो लेवलिंग स्टाफ स्केल से पढ़ेंगे, जो कि आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। डंपी लेवल में एक दूसरा आता है ऑटो लेवल। ये ऑटोमेटिक लेवल होता है। क्यों लेवल होगा? क्योंकि इसमें जो होता है एक कंपनसेटर होता है। कंपनसेटर मतलब कि एक तरह का कंपनसेटर होता है, एक तरह का कुछ पार्ट्स इसमें रहता है। जब इसको हम लोग शेक करते हैं ना, जब हिलाते हैं, तो ये इसमें एक साउंड बजता है। वो कंपनसेटर क्या करता है? ऑटोमेटिक लेवलिंग करने में हमको हेल्प करता है। लेवलिंग करते कैसे हैं? इसमें जो फुट स्क्रू दिया हुआ है, ये सब इसमें फुट स्क्रू है। इस फुट स्क्रू को या तो इनर या तो आउटसाइड में हम लोग रोटेट करते हैं, और इसमें लगा रहता है एक बबल। ये बबल कुछ इस तरह का दिखता है। ठीक है, इसमें ये बबल रहेगा, इसमें ईथर भरा हुआ रहता है, और इसमें एक छोटा सा बबल रहता है। इस बबल को पहले तो साइड में रहेगा जब लेवलिंग नहीं रहेगा तब, और जब हम लोग इसी बबल को सेंटर में लाने का ट्राई करते हैं इस स्क्रू के हेल्प से। करते कैसे हैं? तो इसका जो ये टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप को 2 फुट स्क्रू के पैरेलल रखते हैं, और दोनों स्क्रू को या तो इनवार्ड या तो आउटवार्ड, बाहर की तरफ में, दोनों को एक साथ मूव करते हैं, और मूव करा के चेक करते हैं कि बबल हमारा कहाँ की तरफ में मूव कर रहा है। ठीक है, अगर इससे कुछ बात बनी तो ठीक है, नहीं तो फिर तीसरे के हेल्प से हम ट्राई करेंगे बबल को सेंटर में लाने का। यह प्रक्रिया तब तक करते रहेंगे जब तक हमारा ये सेंटर में नहीं आ जाता। एक बार से जब इसको कंप्लीट कर लिए, फिर अगेन इसके टेलीस्कोप को पैरेलल करेंगे नेक्स्ट 2 फुट स्क्रू के, और वहाँ से फिर भी हम स्टेप हम लोग बार बार दोहराते जाते हैं। तो कहने का मतलब कि ऑटोमेटिक लेवल ज़्यादा बेटर होता है डंपी लेवल से, क्योंकि लेवलिंग जल्दी हो जाता है, जल्दी सेट हो जाता है, और रीडिंग भी हम एक दिन में ज़्यादा हम ले सकते हैं। अगेन यहाँ भी आपका ये ऑब्जेक्ट ग्लास होगा, आईपीस और डायफ्राम इसके बिल्कुल में पीछे है। ये आपका फोकसिंग स्क्रू के बिल्कुल पीछे में ये आपका गन पॉइंट होता है, जहाँ से हम चीज़ों को अप्रोक्सीमेटली रूप से बाइसेक्ट करेंगे, और वहाँ से फिर रीडिंग को हम लोग रीड करते हैं। ये होता है इसमें ऑटोमेटिक लेवल।
नेक्स्ट वन है लेवलिंग स्टाफ। बिना लेवलिंग स्टाफ का आपका लेवलिंग कंप्लीट नहीं होगा। इस तरह का स्ट्रक्चर एक लेवलिंग स्टाफ के नाम से जाना जाता है, जिस पर कुछ रीडिंग्स लिखी होती हैं। जो बड़ा हुआ लाल कलर का जो ग्रेटर साइज में लेटर होगा, ये होल फीट में यानी कि होल मीटर में आपको दिखाएगा। फीट रहेगा तो फीट में, मीटर रहेगा तो मीटर में दिखाएगा। ठीक है। और ये जो स्मॉल लेटर्स होते हैं, जो ये स्मॉल लेटर्स होंगे, ये जो 5 6 3 4 जो एक दिख रहा है, ये आपका बताएंगे इसके 10वां भाग को। अगर मीटर में रहेगा, जैसे अगर मीटर में मानते हैं 7 मीटर है, ये बताएगा 7.1 मीटर, 7.2 मीटर, 7.3 मीटर, 7.4 मीटर, 7.5 मीटर। इस तरह का इसके बाद वाला संख्या को डिनोट करता है। उसके बाद जो इसमें लाइन्स हैं, ये जो लाइन्स बने हुए आप देख रहे हैं, छोटे छोटे जो लाइन्स है, ये लाइन्स का अपना अलग ही वैल्यू है। इसमें हम लोग को देखना होता है कि रीडिंग जो है इस लाइन के नीचे लाई कर रहा है कि इस लाइन के ऊपर में लाई कर रहा है। अगर नीचे में लाई करेगा तो नंबर को हमेशा ऑड नंबर में काउंट करना है। 7.21, 23, 25, 27, 29। एंड जब इसके टॉप में जब लाइन को टच करेगा तब हमेशा हमको इवन में रखना है। ठीक है। जैसे अगर मान लिए यहाँ पर टॉप में आपका ये कैरी किया, यहाँ पर का इसका रीडिंग क्या होगा, बिल्कुल टॉप में आया तो 7.40 यहाँ पर आएगा, 7.0 यहाँ पर आएगा, 7.1 आ जाएगा, 7.2 आ जाएगा, 7.20 का यहाँ पर वैल्यू आपको दिखेगा। ठीक है। 7.02 में आ जाएगा, 7.1 तो यहाँ का है, 7.02 यहाँ का आएगा। इसी तरह से करते करते आपको फिर यहाँ पे ऊपर में पहुँचेंगे। तो इस तरह की चीज़ें हैं रीडिंग्स की, हम लोग यहाँ पर रीडिंग को कैलकुलेट करते हैं। इसका नाम होता है लेवलिंग स्टाफ। ये भी 2 तरह के होते हैं, सेल्फ रीडिंग स्टाफ और टारगेट स्टाफ। सेल्फ रीडिंग मतलब कि आपको रीडिंग इसमें खुद से लेनी होती है। टारगेट स्टाफ का मतलब होता है इसमें एक टेलीस्कोप लगा रहता है, जिसमें आपको स्क्रू रहता है और वही दिखेगा जो रीडिंग हमें सामने से बिल्कुल हमारे लाइन के बिल्कुल हॉरिजेंटल में दिख रहा होगा। इसमें तो कोई भी सेल्फ रीडिंग स्टाफ में कोई भी आपका टेलीस्कोप नहीं लगा रहता है। इसमें कोई भी ग्लास नहीं लगे रहते। इसमें रीडिंग को अच्छे से पढ़ना होता है। जो भी आपका लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट है उसमें क्रॉस हेयर लगे रहते हैं। ये क्रॉस हेयर जहाँ का ये सेंटर लाइन मार्क करता है, वो सेंटर लाइन को ही हम लोग रीड करते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लेवलिंग स्टाफ का रीडिंग को मेजर करते हैं। इसके लिए भी स्पेशल वीडियो जितना हमने अभी तक डिस्कस किया, सबका सेपरेट वीडियो, अलग अलग वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। तो आप चाहें तो वहाँ से उसको भी देख सकते हैं, पार्टिकुलर रूप से अगर डिटेल्स जानना है तब। तो इसको हम लोग लेवलिंग स्टाफ के नाम से जानते हैं, जो कि 2 तरह के आते हैं। नेक्स्ट वन है प्लेन टेबल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लेन टेबल। और सर्वेइंग का ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें हम लोग फील्ड को ऑब्जर्वेशन एंड प्लॉटिंग एंड ऑब्जर्विंग दोनों साथ साथ करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि ऐसा कौन सा सर्वे है जिसमें हम लोग ऑब्जर्विंग एंड प्लॉटिंग दोनों साथ साथ करते हैं, यानी कि देखना है उसी समय उसको प्लॉट करना है, तो होता है प्लेन टेबल। यह ग्राफिकल मेथड ऑफ सर्वेइंग है, जिसमें एक टेबल होता है जिसका साइज होगा 750 इंटू 600 mm। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साइज को आप नोट करके जरूर रख लें। ठीक है। कुछ इस तरह का टेबल होता है, उसके कुछ एक्सेसरीज होते हैं। ये प्लेन टेबल का एक्सेसरीज है जो इसमें यूज किए जाते हैं। इसको इसको हम लोग यू फॉर्क के नाम से जानते हैं, यू फॉर्क। इसका काम होता है प्लेन सेंटर पॉइंट को ग्राउंड पर ट्रांसफर करना। फिर इसमें बबल टिप होते हैं, और जिसको हम लोग स्प्रिट लेवल के नाम से जानते हैं। ठीक है। इसमें ट्रफ कंपास होता है जो कि डायरेक्शन इंडिकेट करता है कि नॉर्थ साइड में कहाँ है। ये आपका एलिडेट होता है, जिसके हेल्प से हम लोग चीज़ों को बाइसेक्ट करते हैं, वहाँ पर डायग्राम बनाते हैं। फिर इसमें प्लम्बो भी होता है, जिसके हेल्प से जिसको हम लोग यूज करते हैं कहाँ पर, यू फॉर्क में, यहाँ पर इसमें यूज करते हैं। यानी कि कुछ इस तरह का इसमें आपका डायग्राम दिखता है। एलिडेट 2 तरह के होंगे, टेलीस्कोपिक एलिडेट और प्लेन एलिडेट। तो ये आपका टेलीस्कोपिक एलिडेट ऐसा आएगा कि अगर दूर की चीज़ें हैं तो आपको विजुअल अच्छे से नहीं दिखेंगे प्लेन एलिडेट में। और ये आपका प्लेन एलिडेट, जो कि एक स्केल नुमा स्ट्रक्चर होता है। एक साइड में आई साइट और दूसरे साइड में आपका ऑब्जेक्ट साइट रहता है, ऑब्जेक्ट वेन रहता है। तो ये 2 टाइप के इसमें एलिडेट होते हैं। ये आपका ये ट्रफ कंपास है। और ये आपका ये स्प्रिट लेवल होता है, जिसमें बबल लगे रहते हैं, जिससे हमको लेवलिंग पता चलता है टेबल हमारा लेवल में है कि नहीं है। तो आपका स्प्रिट लेवल हो गया। और ये टेबल का हो गया साइज 750 इंटू 600 mm का। ट्राईपोड स्टैंड होता है ये प्लेन टेबल का, और जिसमें ये आयरन शू लगे रहते हैं। ये आपका यू फॉर्क है, जिसका काम होता है इसमें प्लम बॉब लगा रहता है, जिसका काम होता है क्या कि प्लेन टेबल के सेंटर पॉइंट को ग्राउंड पर ये ट्रांसफर कर सके। ठीक है। तो ये सभी इंस्ट्रूमेंट है आपके प्लेन टेबल में यूज होने वाले। इन सबको हमने प्लेन टेबल में ही कंबाइन करके रखा हुआ है। इन इंस्ट्रूमेंट को जरूर नाम याद रख लें, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाए।
नेक्स्ट वन इज थोडोलाइट। थोडोलाइट एकमात्र ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग हॉरिजेंटल एंगल और वर्टिकल एंगल दोनों ही साथ साथ मेजर करते हैं। और थोडोलाइट में कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जिसका आप याद रखेंगे। जैसे यहाँ पर ट्राइपोड होते हैं। लेवलिंग हेड असेंबली में दो प्लेट होते हैं, जो कि सबसे पहला आता है ट्राइब हेड। ठीक है, ट्राइब हेड होते हैं। उसके बाद आएंगे ट्राइब्रेच प्लेट आएंगे, और उसके बाद ये फुट स्क्रू आएंगे। तो लेवलिंग हेड असेंबली के लिए लेवलिंग हेड में आपका ट्राइब हेड एंड आपका ये फुट स्क्रू, ये तीन चीज़ें इसमें आती हैं। उसके बाद आपका टेलीस्कोपिक एलिडेड आता है ऊपर से में। टेलीस्कोपिक एलिडेड होता है कि जिसमें आपको वर्टिकल एक्सिस टेलीस्कोप के साइड में जो जाता है सेंटर लाइन से। एंड इसमें दो बबल ट्यूब होते हैं। एक बबल ट्यूब आपका आएगा अपर प्लेट के साथ में, एक आता है यहाँ पर, ये दूसरा जो वर्टिकल प्लेट है, हॉरिजॉन्टल प्लेट के साथ एक वर्टिकल प्लेट के साथ में दो बबल ट्यूब यहाँ भी होते हैं। यहाँ भी जो टेलीस्कोप होंगे इसके साथ में एक आईपीस होगा, यहाँ पर डायफ्राम होगा, और ये ऑब्जेक्ट ग्लास होंगे। तो टेलीस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, थोडोलाइट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग हॉरिजेंटल एंगल एंड वर्टिकल एंगल दोनों को साथ साथ हम लोग मेजर करते हैं। इट कैन बी कंप्लीटली रोटेट अलोंग द हॉरिजेंटल प्लेन। ये दोनों साइड में रोटेट करता है, हॉरिजेंटल प्लेन में भी रोटेट करेगा, इसको ऐसे भी घुमा सकते हैं। और ये टेलीस्कोप है ये 180 से ये भी रोटेट करेगा, दोनों साइड से ये रोटेट, उल्टा डायरेक्शन में भी सीधा डायरेक्शन में भी रोटेट कर सकता है। ठीक है, तो 180 डिग्री से भी रोटेट करेगा इसका टेलीस्कोप भी, और ये पूरा हॉरिजॉन्टल प्लेन में वर्टिकल प्लेन में दोनों में ये रोटेट करता है। तो इंजीनियरिंग सर्वे में इसका मोस्ट यूज होता है क्योंकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल दोनों साथ साथ ये मेजर कर सकते हैं। इसमें दो तरह के मेजरमेंट भी होते हैं, वर्नियर स्केल और मेन स्केल भी इसमें यूज किए जाते हैं। तो दो दो जगह पर हॉरिजॉन्टल प्लेट में भी और वर्टिकल प्लेट में भी दो जगह से इसका हम लोग मेजरमेंट करते हैं। नेक्स्ट वन है टोटल स्टेशन। पूरे सर्वेइंग में सबसे मोस्ट एक्यूरेट और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो स्टेशन है आज के डेट में वो टोटल स्टेशन है, क्योंकि जो हम सर्वे में डिस्कस किए डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड एलिवेशन, ये तीनों ही काम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि तीनों हो सकता है इससे। तो टोटल स्टेशन कुछ इस तरह का दिखने वाला इंस्ट्रूमेंट है। इसके भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। ये पार्ट्स आपके पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन टोटल स्टेशन का आपको डिफिनीशन जरूर आना चाहिए कि ये यूज क्यों होता है, इसका अप्लीकेशन कहाँ पर होता है, कैसे होता है। इसमें भी आपका ट्राइवेट एंड ट्राइब्रेच होते हैं, फुट स्क्रू यहाँ भी होंगे। यहाँ पर आपका डायल पेड होता है, डायल के यहाँ पर जो एक इंडिकेटर होते हैं, इसमें सब कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा डिजिटल रूप से। तो यहाँ पर ये बैटरी लगते हैं, बैटरी के साथ में ये चलता है। यहाँ पर आपको सेट करना पड़ता है कोऑर्डिनेट। इसके साथ में एक प्रिज्म पोल की ज़रूरत पड़ती है, और यहाँ से लेजर इमिट होता है, और वहाँ से लेजर जब सामने प्रिज्म पोल से टकराएगा वापस इस टोटल स्टेशन के इस फोकसिंग पार्ट पर आकर के मिलेगा, तब वहाँ से आपको डिस्टेंस बता देगा, किस डायरेक्शन में ये भी बताएगा, और कितने एलिवेशन पर है ये भी डेटा आपको यहाँ पर इस डिस्प्ले पर दिखेगा। तो ये डिस्प्ले को हम लोग इस टोटल स्टेशन को अगेन कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं, और वो डेटा हम लोग डायरेक्ट उसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आता है टोटल स्टेशन, जो कि यूज किए जाते हैं हम लोग एडवांस सर्वेइंग में। नेक्स्ट, टोटल स्टेशन के बाद कुछ मॉडर्न सर्वे इंस्ट्रूमेंट भी आ गए हैं जिनका अभी हम लोग रेगुलर यूज कर रहे हैं, क्योंकि मॉडर्न होते जा रहे हैं, हमारी ज़रूरतें बढ़ती जाती है, तो उस हिसाब से हम लोग उसका यूज करते हुए जाते हैं। तो मॉडर्न सर्वेइंग में आपका आता है ईडीएम इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। जीपीएस होता है जिसके हेल्प से हम लोग किसी का लोकेशन, एक्यूरेट लोकेशन, प्रिसाइज लोकेशन पता लगाते हैं। और ऑटोमेटिक लेवल भी यूज करते हैं, जो कि आपका लेवलिंग के साथ साथ आपका डिस्टेंस भी मेजर करता है इसमें। तो ये तीन तरह के इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। ईडीएम जो होते हैं कि आपका इलेक्ट्रॉनिक रूप से डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज होते हैं। ये जो होता है वेव पर काम करना है, रेडियो फ्रीक्वेंसी जो वेव होते हैं उन पर काम करेगा। इंफ्रारेड वेव पर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट आएगा, लाइट वेव पर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट आते हैं, माइक्रोवेव पर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट आते हैं। ठीक है, तो इंफ्रारेड वेव वाला भी जो आते हैं टोटल स्टेशन भी कहे जाते हैं, जीओडी मीटर, टेलोमीटर, इस सब नाम से इस हम लोग को जानते हैं। जो जीपीएस जो होता है, जीपीएस का डेवलप किया गया यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट द्वारा, एंड नेविगेशन के लिए इसको हम लोग यूज करते हैं। तो इसके लिए आजकल ज़्यादातर हम लोग यूज कर पा रहे हैं, मिलिट्री सर्विस में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है जीपीएस का, तो ये भी एक सर्वे का ही पार्ट होता है। तो ये सभी चीज़ें थी आपके मॉडर्न सर्वे इंस्ट्रूमेंट में। एंड लास्ट वन इज ऑटोमेटिक लेवल, जो कि ये स्पेशल लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट है यूज्ड इन सर्वेइंग विच कंटेन्स ऑप्टिकल कंपनसेटर विच मेंटेन द लाइन ऑफ साइट और लाइन ऑफ कॉलिमेशन इवन थ्रू इंस्ट्रूमेंट इज स्लाइटली टिल्टेड। जब इंस्ट्रूमेंट हमारा स्लाइटली टिल्टेड होता है उस समय एक्यूरेट मेजरमेंट
ऑप्टिकल कंपनसेटर वाला हम लोग यहाँ पर करते हैं। इसका नाम जो होता है वाइल्ड NAK2 ऑटोमेटिक लेवल के नाम से जानते हैं। कुछ ऐसा आपको डायग्राम इसका दिखता है। तो उम्मीद है ये सभी चीज़ें भी आपको समझ में आई होंगी। और यहाँ भी आपको आईपीस, डायफ्राम, ऑब्जेक्ट ग्लास, फोक्सिंग स्क्रू, ट्राइवेट, ट्राइब्रेच एंड फुट स्क्रू के नाम से यहाँ भी आपको वही सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। लेकिन ये थोड़े से एडवांस लेवल होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ऑप्टिकल कंपनसेटर होते हैं जो ऑटोमेटिक लेवलिंग के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। एंड इसके लिए हम लोग यूज करते हैं कि जब इंस्ट्रूमेंट स्लाइटली टिल्ट हो तो उस समय लाइन ऑफ कॉलिमेशन, लाइन ऑफ जो साइट होते हैं वो उस समय एक्यूरेट मेजरमेंट कर पाए। तो ये सभी थे आपके सर्वे इंस्ट्रूमेंट के बारे में। और बेसिक सिविल में इसका एक अपना बेसिक सिविल में आपको ये इसके बारे में जानना होता है। उम्मीद है आपको ये सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आज के क्लास में इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। एंड अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ अगर डाउट है तो आप हमें एनी टाइम कॉल कर सकते हैं एंड व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।